वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू डूइंग गुड। आज 24 जनवरी 2023 है, दिन है ट्यूसडे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले लेट्स गो थ्रू द कोट ऑफ द डे। स्वामी विवेकानंद का कोट है, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नॉट एंजॉयमेंट बट एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। राइट, एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस का मतलब समझ लेते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ता है, हमें जीवन से भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किताबें पढ़ेंगे और आपको नॉलेज मिलेगी। ऑफ कोर्स जो बुक्स हैं वो नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में किताबों के साथ साथ आपको पॉडकास्ट, फिर इस प्रकार के वीडियोस हैं, राइट। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेज से भी आपको नॉलेज मिलती है। इसके अलावा हमारे जो अनुभव है ना जीवन के, ये भी हमें एडुकेट करते हैं। उससे हमें जीवन की बहुत सारी स्किल्स जो हैं उसके बारे में पता चलता है, जीवन के बारे में पता चलता है। तो यही है सीक्रेट ऑफ लाइफ। जीवन का सीक्रेट समझना है तो हमारे अनुभव जो हैं उसको हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उससे हम जीवन का मतलब सीखें। दैट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ एज पर स्वामी विवेकानंदा। सेम इनकम सेम टैक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अरविंद पणगरिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बजट के साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, देश जो है उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में वो बता रहे हैं। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ हुआ था 6% से। लेकिन 2022 में अब बताया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सिर्फ 3% से ही इसका ग्रोथ होगा, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। और चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें तो 2021 में चाइना की इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ था 8.1% से। लेकिन अब चाइना की इकोनॉमी जो है 2022 में 3.2% से ही इसका ग्रोथ होगा। तो चाइना की इकोनॉमी जो है उसका भी ग्रोथ ड्रॉप हो चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ पर नज़र डालें तो भारत जो है वो स्टैंड आउट करता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा। 2021-2022 में हमने 8.7% से ग्रोथ किया। और अब बताया जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट हाफ है ना इस करंट ईयर का 2022-23 का, तो फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीनों में भारत की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहा है दैट इज़ 9.7%। और अगर बाकी के जो महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बाकी के 6 महीने जो हैं इसमें अगर हमारी इकोनॉमी ने सिर्फ 4.3% से भी अगर ग्रो किया तो भी हम 7% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो इस साल अचीव कर लेंगे। तो दिस मेक्स अस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और पीएम मोदी साहब का जो टेन्योर रहा है, तो पहले 6 सालों की अगर हम एवरेज निकालें तो इट इज़ 7.4%, विच इज़ ए वेरी गुड ग्रोथ रेट। और यही अगर ग्रोथ रेट हम मेंटेन करें आने वाले 6 सालों के लिए, तो हम आप समझ लीजिए कि 5.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2028-29 तक हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने के लिए तैयार हैं। उसी दिशा में हमारा देश जो है वो आगे जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स करें, फिस्कल यानी कि जो सरकार का फाइनेंस है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, मॉनिटरी यानी कि आरबीआई अपने मॉनिटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से मैनेज करे, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ पर अगर कुछ चेंजेस किए जाएं, राइट, थोड़ा और इसको शार्प अगर किया जाए, तो ये जो 2028-29 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हम उससे उससे पहले हम ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या फिर 5.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो हमें बनना है, 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इकोनॉमी जो बनना है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो अब ये फाइनेंस की बात हो रही है, बजट मीन्स मनी की, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स बजट जो है वो अभी कुछ दिनों के बाद ही पेश किया जाएगा। और जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, तो उसके पहले का ये पूरा फुल बजट है। तो ऑफ कोर्स इस बजट में पॉपुलिज्म हमें देखने को मिलेगा। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है कि थोड़ा पॉलिटिकल ऐसे ध्यान खींचने के लिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें इस बजट में देखने को मिलेगी, राइट। दिस हैपन्स विद एवरी बजट लाइक दिस, जो एक पूरा फुल बजट होता है इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर फुल बजट लॉन्च नहीं किया जा सकता।
तो ये फुल बजट है, लास्ट फुल बजट है, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अभी बजट जो है इसके बेसिकली 4 पिलर्स हैं, राइट, जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात हुई है। और इसमें यह भी बताया है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, अभी जो नीतियां चल रही हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको तो कंटिन्यू ही रखना है। जैसे कि नया लेबर कोड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन। फिर जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं तो उनको बेचकर पैसे कलेक्ट कर लेना और उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो दूसरे क्षेत्रों में करना। सेम थिंग गोज विद बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। और देश का विकास करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सरकार बिल्ड कर रही है, तो इसको भी कंटिन्यू ही करना है, राइट। तो ये चीज़ें तो कंटिन्यू करनी है, लेकिन ये 4 पिलर जो बताए हैं बजट के, वो क्या है? नंबर 1, फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या होता है? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। फिस्कल यानी कि फाइनेंस, सरकार का जो फाइनेंस है उसका कंसोलिडेशन, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। अब क्या हो चुका है, कोविड की वजह से सरकार ने बहुत सारे पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए, राइट। सरकार ने खुद पैसे बोरो करके देश में ये इकोनॉमी में पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए हैं। तो अभी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये 84% हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा है। तो अब सरकार को ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसकी राह पर चलना है और डेट टू जीडीपी लेवल जो है उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो इसको लेकर सरकार जो है वो इस बजट में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी जो है, तो नई एक ऐसी कमेटी को अपॉइंट कर सकती हैं और ये जो नई कमेटी है वो एक क्लियर रोड मैप दे कि कैसे हम डेट टू जीडीपी लेवल जो है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। In the end, if the government is forced to choose between reduction in fiscal deficit and an increase in the share of infrastructure spending on the margin, it must opt for the latter. इसका मतलब क्या है कि अगर 2 ऑप्शन रहे सरकार के पास कि या तो वो फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करें, यानी कि सरकार ने जो पैसे उधार पर लिए हैं, जो कर्ज लेकर फिर पैसे इंजेक्ट किए हैं, ये ऑप्शन, या फिर फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल करना, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर और ज़्यादा स्पेंडिंग करना, उस पर और ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना। ये 2 ऑप्शन सरकार के पास है, तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर अरविंद पनगरिया साहब ये बता रहे हैं कि सरकार को ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें और ज़्यादा खर्च करना जो है, ये दिशा जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए। भले ही थोड़ा फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसमें आगे बढ़ते रहिए। और आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिलता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया है, दिस विल बी रिकमेंडेशन नंबर 2, कि जो पर्सनल इनकम टैक्स हैं उसमें जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, एग्जेम्पशन राज अभी भी चल रहा है कि लेट्स से कि 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आप कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, राइट, ज़ीरो टैक्स। अगर लेट्स से आपकी इनकम 10 लाख रुपए हैं तो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए हैं तो फिर आप 10 लाख पर 10% देंगे, नहीं। पहले 5 लाख जो हैं इस पर आप 0% पे करेंगे, दूसरे जो 5 लाख हैं इस पर ही आप 10% पे करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो एग्जाम्शन अभी चल रहे हैं, इन एग्जाम्शन को हटा देना चाहिए। To ensure that no revenue loss occurs as a result, the government may adopt a larger number of tax slabs initially. अभी क्या है कि 3-4 ऐसे टैक्स के स्लैब्स है, फॉर एग्जांपल 10%, मैं रफली बता रहा हूँ, राइट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टैक्स स्लैब्स, वो अकाउंट और ये सारे क्षेत्रों का डोमेन है। साल में एक ही बार हमें इसको देखना पड़ता है जब भी टैक्स पे करते हैं उस टाइम पर, लेकिन जनरली 10%, लेट्स से देन यू हैव सम 18% हैं, देन यू हैव 30%। तो ऐसे 3-4 स्लैब्स हैं कि अगर आपने 15 लाख या ऐसे कुछ 10 लाख से ज़्यादा पैसे कमाए तो आपको 30% पे करना है। इस प्रकार से ही काम करता है। तो अभी ये 3-4 स्लैब्स ही हैं, 3 स्लैब्स हैं। तो सरकार को स्टार्टिंग के समय में जब ये चीज़ को हटाएगी, सरकार एग्जेम्पशन को हटाएगी, तो फिर कुछ ऐसे टैक्स स्लैब्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाए वैसे फिर आप टैक्स स्लैब्स जो हैं उसको कम कर सकते हैं। इसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है जीएसटी का। जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे स्लैब्स थे, 0%, 5%, देन देयर वाज 12%, 18%, 28%, राइट, और ऊपर से फिर सेस लगता है।
तो ऐसे बहुत सारे स्लैब्स थे, फिर कुछ चीज़ों पर 3% हैं, तो इस प्रकार से मल्टीपल स्लैब्स है। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है जीएसटी का? अल्टीमेट एम ये है कि एक ऐसा टैक्स, राइट, एक ऐसा आंकड़ा हम अचीव कर ले, लेट्स से कि 10%, कि सारी चीज़ों पर फिर 10% ही लगेगा, या फिर ज़्यादातर चीज़ों पर 10% जीएसटी लगेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिन पर ज़्यादा 28% वाला होगा, लेकिन ये 0, 5, 12, 18 ऐसे स्लैब्स नहीं होंगे। इनको मर्ज करके फ्यूचर में 10% जैसा कोई स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इन द सेम वे अभी बहुत सारे लोगों को एग्जाम्शन मिल रहा है, तो ये एग्जाम्शन हटाकर फिर धीरे धीरे लेट्स से 2%, 1% ऐसे कुछ स्लैब्स ऐड किए जा सकते हैं, और फिर बाद में इनको मर्ज किया जा सकता है। Finally, the budget must end the discrimination in tax rates on capital gains across sectors and investment instruments. क्या होता है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसमें अलग अलग कैपिटल गेन्स के रेट्स लगते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा समझा दूं, कैपिटल गेन का मतलब क्या है। मान लीजिए आपकी एक ज़मीन है, आपका एक ज़मीन, एक प्लॉट है। अब ये प्लॉट आपने बेचा तो आपको मिले 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 1 करोड़ रुपए आए, तो आपको 1 साल जितना वक्त कुछ मिलता है कि 1 साल के अंदर ये 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर आपको 1 करोड़ पर कैपिटल गेन जो है वो पे करना पड़ेगा। कि आपको ये जो कैपिटल मिला है ये प्लॉट बेचकर, इस पर आपको लेट्स से 10% जितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख रुपए आपके टैक्स में चले जाएंगे। तो अभी लोग क्या करते हैं कि उनको अगर वो प्लॉट नहीं मिलता, मीन्स प्लॉट जो खरीदा तो आपको प्लॉट ही खरीदना पड़ेगा, प्लॉट बेचा है तो प्लॉट ही खरीदना पड़ेगा, ज़मीन बेची है तो ज़मीन ही खरीदनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की अभी कुछ चीज़ें हैं, तो सरकार को इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए। और रियल एस्टेट जैसे प्लॉट का एग्जांपल है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, आपने कोई शेयर्स जो हैं वो बेचे, फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में से पैसे आए, तो ये सारी चीज़ें जब आप बेचते हैं तो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें होती है। तो इसमें एक प्रकार का सरकार जो है वो मिक्स एंड मैच भी कर सकती है कि लेट्स से आपने ज़मीन जो है वो बेची है और पैसे आए हैं, कैपिटल आया है, तो उसका अगर आपने लेट्स से आपने इक्विटी खरीद लिया, आपने शेयर्स खरीद लिए, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिले। आपने शेयर्स बेचे और आपने उन पैसों की ज़मीन खरीद ली, तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस जो हैं वो भी सरकार को करने चाहिए। ये सजेशंस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अरविंद पनगरिया साहब जो हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बजट को लेकर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ सजेशंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। और यू नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, अब सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी नहीं करेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी ये जो डिस्कशंस है ना वो आपको कैसे काम आएगी, जब बजट लॉन्च होगा उस टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये था, कैपिटल गेन पर ये हुआ, ये चेंजेस किया सरकार ने। तो उस टाइम पर ये जो मैंने आपको समझाया, व्हाट इज़ कैपिटल गेन, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी, इज़न्ट इट। मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट अगस्त डोनाल्ड ट्रंप का जो घर है उस पर रेड्स कंडक्ट की गई, और उस समय पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्लासिफाइड पेपर्स जिसको कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके घर से मिले थे। अब न्यूज़ में हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उनके भी घर से इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं। अब ट्रंप साहब के वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स मिले, तो क्या कुछ होगा, मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, इन द सेंस के देखिए यूएसए में वैसे थोड़ी सिस्टम जो है वो मीन्स स्ट्रिक्ट हैं कंपेयर टू इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पावर जो है उसका मिसयूज़ वहाँ पर नहीं होता है, भरपूर मिसयूज़ होता है वहाँ पर भी, राइट। अगर कोई भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ कर या फिर उसको बाईपास करके चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सारे देशों में ये चीज़ें जो हैं वो चलती ही हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो मिस्टर ट्रंप पर ये क्रिमिनल इंक्वायरी कर रहा है कि आपके पास ये सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए और फिर आपके पास पर्सनली आपके पास क्यों रहे। ये आप प्रेसिडेंट हैं तो उस समय पर अलग बात है, लेकिन आप प्रेसिडेंट नहीं हैं और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और जस्टिस डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए थे, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो हैं वो टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस दे नहीं पाए। तो फिर जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्या किया, एफबीआई जो है उसको ये इंक्वायरी जो है वो दे दी। अब मिस्टर बाइडन जो हैं उनके ऊपर भी यही चीज़ जो है वो स्टार्ट होगी, लेकिन क्योंकि मिस्टर बाइडन अभी करंट प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन मिलता है कि उन पर आप इस प्रकार की कार्यवाही जो है वो नहीं कर सकते। बट एनीवे द थिंग इज़ इट्स वेरी कॉमन कि जो भी लोग पावर में रहते हैं तो उनके पास ये एक्सेस होता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का,
और कई बार इनका मिसयूज़ भी होता है। कई बार अच्छे इरादे से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हों, लेट्स से स्टडी करने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन फिर टाइम पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हैंड ओवर ना की हो, तो इस प्रकार के इश्यूज होते रहते हैं। बट अभी ये एक यूएसए का टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, एक हॉट टॉपिक बन चुका है, और इसकी ब्रीफ जो है वो आपको मिल गई है। इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा गहराई में उतरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत अवेयर रहना है, पता चलना, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें जो है वो चल रही है। ओके, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सरकार ने एक नया स्टेप लिया है, और ये जो स्टेप हैं, ये जो मूव हैं, इसको एक वेलकम मूव बताया जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल एज में जो कंज्यूमर्स हैं, मैं और आप, हम सब कंज्यूमर्स होते हैं, राइट। तो कंज्यूमर्स के जो हमारे हित हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक नया कदम जो है, नई चाल जो है वो सरकार ने चली है। चाल इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, एक नया कदम जो है वो सरकार ने उठाया है। गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जो है वो लॉन्च की हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, राइट। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो वर्चुअल अवतार्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो फेमस हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी फेमस लोग हैं, और वो एडवर्टीज़मेंट के लिए जो भी पैसे लेते हैं, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनकी उस एडवर्टीज़मेंट कंपनी के साथ, या फिर एडवर्टाइज़र, या फिर वो प्रोडक्ट और सर्विस बेचने वाले के साथ, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उनको लोगों को बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर सरकार जो है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहती है। क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फेमस हो गया, फिर वो कहेगा कि मैं यही शेविंग क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये कार इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये कैमरा रेकमेंड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि क्योंकि वो फेमस हैं, तो उनकी कई बातें जो हैं वो उनके फॉलोवर्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, और इसी वजह से इनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो चाहे ऑडियो विजुअल लाइव स्ट्रीम में अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर उनको ये बताना पड़ेगा कि उनको कितना मटेरियल गेन हुआ है, राइट। जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने क्या रिसीव किया उनसे, ये सारी चीज़ें। अगर नहीं किया तो फिर फाइन्स और जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार के रूल्स जो है बस सरकार ने निकाले हैं। नाउ द थिंग इज़, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिकमेंड करते हैं। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसों के लिए कुछ भी रिकमेंड करते हैं, और ये हमेशा रहता है, राइट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि बेसिकली दो ऐसे हम डिवीज़न कर सकते हैं। अब आज के ज़माने में वी नो के स्मार्टफोन जो हैं वो लगभग हर एक व्यक्ति के पास हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टीज़मेंट एक लंबे समय से हो रही है। तो यही एक रैट रेस चल रही है कि सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो लोग क्रिएट करें, और एक बार फॉलोवर्स आपके हो गए, तो जो पहले ऐसा होता था कि अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त और उनके समय से ये एडवर्टीज़मेंट और उसका दौर जो है वो शुरू हुआ। वैसे अनिल कपूर साहब ने कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन अलग अलग एक्टर्स जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते थे। आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। ये विमल, क्या है उसकी टैगलाइन, दाने दाने में केसर का स्वाद, ऐसा कुछ है, जुबा केसरी, राइट। तो इसमें पहले अजय देवगन साहब आते थे, फिर उसमें शाहरुख खान ऐड हुए, और फिर अक्षय कुमार ऐड हुआ है। और जब अक्षय कुमार ऐड हुआ है तो फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, राइट। सुबह जल्दी उठ जाना, रात को शाम को जल्दी सो जाना, और ये इस प्रकार की एक उनकी लाइफस्टाइल रही है। हेल्थ को वो बहुत प्रमोट करते हैं, और फिर ऊपर से ऐसे विमल जो हैं तो उसकी एडवर्टीज़मेंट में आ गए। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि कई बार ऐसा होता है कि चलो उन्होंने तो पैसों के लिए किया है, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। विमल को परमिशन भी सरकार ने दी है, वरना विमल थोड़ी इलीगल प्रोडक्ट है। जिनको खानी है वो खाए, जिनको ना खानी है वो ना खाए, इट्स योर चॉइस, राइट। लेकिन फिर इस प्रकार के सेलिब्रिटीज़ जब इसमें ऐड हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, राइट। इसका जो वज़न है वो एक ब्रांडिंग पर पड़ जाता है, विच यू नो इट वेरी वेल। आज के ज़माने में ये ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक लेवल की चीज़ें जो हैं वो हर किसी को अब पता चलती हैं। तो इट्स नॉट दैट बिग डील नाउअडेज, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि ये चीज़ है। और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो हमारे देश में कुछ 2.5 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है वो आने वाले समय में $3 बिलियन जितना हो जाएगा। और ये साइज़ जो है मार्केटिंग की वो भी बढ़ती जा रही है। 2022 में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इनकी मार्केट 1250 करोड़ रुपीस की थी। अब 2025 में ये 2800 करोड़ रुपीस की हो जाएगी। तो इसका ग्रोथ जो है वो 20% पर ईयर से हो रहा है। एंड अब ये सरकार ने जो रूल निकाला है तो इसमें एक और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि किस प्रकार में सरकार कह रही है कि क्लैरिफाई। तो कोई थोड़ा ऐसा कहेगा कि मुझे ये चीज़ प्रमोट करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं, 2 करोड़ रुपए मिले हैं। कुछ चीज़ें कैश में उनको दी जाएगी, कुछ पैसे, कुछ वो, तो वो मिनिमम बताएंगे कि मुझे इसके लिए 25 लाख रुपए मिले हैं, 10 लाख रुपए मिले हैं, ताकि उतना ही टैक्स पे करना पड़े। तो ये भी चलता रहेगा। तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकता, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे कि फिल्मों में जब भी सिगरेट का सीन होता है तो बताया जाता है, मीन्स वो लिख कर आता है कि सिगरेट स्मोकिंग, तो वैसे ही पेड प्रमोशन ऐसा कुछ लिख कर आ सकता है। रॉक द जेल हाउस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। वैसे जेल के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हम करते रहते हैं, ये टॉपिक में आता रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ये बताया है कि कुछ ऐसे ऑब्सोलीट जो आउटडेटेड क्रिमिनल लॉज हैं उनको हटाने की ज़रूरत है और प्रिजन जो हैं उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब हमारे देश में एज वी ऑल नो कि सबसे ज़्यादा जो इनमेट्स हैं यानी कि जेल में जो लोग बंद हैं वो यंगस्टर्स हैं और हमारी जेल्स ओवर क्राउडेड हैं। आंकड़े भी हम जानते हैं कि ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, जो कैपेसिटी है उससे लगभग डबल। और उत्तराखंड और यूपी में तो 185% जितना ऑक्यूपेंसी रेट है। हमारी जेल्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड हैं और इसमें 5.54 लाख, 5.5 लाख लोग जो प्रिजन में हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। मीन्स 77%, 5.5 लाख लोग टोटल अंडर मीन्स जेल में हैं और उसमें से 77% जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 5-5 सालों से जेल में बंद है लेकिन उनका कन्विक्शन अभी नहीं हुआ, केस जो है वो चल रहा है। और फिर जेल की फैसिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें भी हम जानते हैं कि कितनी ख़राब रहती हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है वो ये करना चाहती है कि कुछ ऑब्सोलिट लॉज हैं, जो आउटडेटेड लॉज हैं, उनको हटा दिया जाए। फॉर एग्जांपल जब भी कोई डिवोर्स का केस होता है तो उसमें ये एक हमेशा एक चीज़ होती है कि डिवोर्स के मीन्स से अगर दो लोगों के बीच में बन नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और वो डिवोर्स या फिर सेपरेट होना चाहते हैं, तो फिर कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो समय ऐसा होता है डिफ़िकल्ट वाला, तो फिर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो लड़के वाले हैं उन्होंने लड़की के साथ मारपीट की है, ये वो। अगर जेन्युइनली मारपीट की है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ज़्यादातर केस, बहुत सारे ऐसा डेटा अवेलेबल हैं कि मारपीट नहीं हुई है और फिर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है और इसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो जेल में जा सकता है या फिर जेल में चला जाता है। मदर, फादर, राइट, भाई, उसकी वाइफ, बहन, राइट, और जो हस्बैंड हैं वो, तो पूरा परिवार जो है वो जेल में ऐसे एक कंप्लेन करवा दी और ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ लॉज हैं, राइट, जिनका मिसयूज़ जो है वो भी काफ़ी होता है। कुछ ऐसे प्रोहिबिशन के लॉज हैं, राइट। तो प्रोहिबिशन के लॉज में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, लेट्स से किसी ने प्रोहिबिटेड एरिया में अल्कोहल पी लिया तो फिर उसकी सज़ाएं अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और कुछ ऐसे पुराने ब्रिटिश राज के जो रूल्स हैं वो भी आज चल रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 292, फिर सेडिशन वाला लॉ जो है वो भी अभी चल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा और जब ऐसे लॉज चले जाएंगे तो उसके बाद पहले लॉ को रिपेयर करना है और लॉ रिपेयर होंगे तो फिर उसके बाद ही जेल जो है वो रिपेयर या फिर जेल में रिफॉर्म्स आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। हमारे CJI चंद्रचूड़ साहब ने ये बताया है, सैटरडे को उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि अब जजमेंट्स जो हैं वो सारी भारतीय लैंग्वेज में रिलीज़ किए जाए और इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो कम होगा। अभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना पूरा बिजनेस इंग्लिश में ही करती है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मराठी ही जानता है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये जजमेंट जो है वो किस चीज़ को लेकर है। और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा तो इसको एड्रेस करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये बताया है कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो सिटीजन्स तक पहुंचने का एक प्रयास जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है और इसकी वजह से फिर
लॉ जो है उसकी एक लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या डिसीजन दे रही है, तो इसके बारे में लोगों को एग्जैक्टली मीन्स हमेशा वो कन्फ्यूजन रहती है, वो हमेशा वो ग्रे एरिया ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि ये जो सीजीआई साहब ने बताया है वो काफ़ी सही डिसीजन है, इस दिशा में अगर कोर्ट आगे बढ़ेगी तो सरकार भी काफ़ी खुश होगी इसमें, तो ये चीज़ें हैं। और लास्ट सितंबर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, तो इससे भी जो लोग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आम जनता है उनके लिए, अगर वो लाइव देखेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, तो इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन और इन सारी चीज़ों की, सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जो ट्रांसलेटेड कॉपीज़ हैं तो उनको फुल एक प्रूफ रीडिंग करके प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो चीज़ें ट्रांसलेट की जाती हैं ऑटो में, फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट आपने यूज़ किया होगा, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा टीम, एक मैन पावर भी हमें ऐसा चाहिए कि ताकि वो फटाफट चीज़ों को देख सके कि जजमेंट जो है उसका फिर कोई रॉन्ग मीनिंग ना चला जाए। नीड ए न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीनेजर्स एक्सेस द इंटरनेट। आजकल मैं देखता हूँ और टीनेजर्स जो होते हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, मीन्स होने भी चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक्सेस बच्चों के पास होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ का जो मुझे ख़तरा लगता है वो ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, तो इनमें बहुत सारा ऐसा एडल्ट कंटेंट होता है, राइट, और इसकी वजह से बच्चों के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट होती है इस पर आज भी मीन्स इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, हमें पता भी नहीं होता है। और बच्चे जो हैं वो मीन्स 15 ऐसे रील्स आप देखेंगे तो रैंडमली एक ऐसी रील आ जाती हैं जो एडल्ट कंटेंट होता है, उसमें कुछ गलत ऐसे सीन्स होते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। वैसे जनरली स्पीकिंग किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इट ट्रिगर्स योर माइंड, राइट, फिर आप एडिक्टेड हो जाते हैं। वो ड्रग जितना ही डेंजरस नशा है, लोग जो हैं वो फिर उसमें समय भी बर्बाद होता है और फिर उनको लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को लेकर फिर उनको एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा, कि उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं दे आर नॉट रियल थिंग्स। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मीन्स आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अभी मैं कुछ समय पहले जो रील्स देख रहा था, ऐसे रैंडमली कुछ रील्स देखता हूँ, आई मीन्स रील्स देखना कोई गलत बात नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि देखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हो तो ठीक है, राइट, कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें हो या फिर आपका कोई इंटरेस्ट का एरिया है, फॉर एग्जांपल कार्स हैं, इंटीरियर डेकोरेशन है, एजुकेशन है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तो ऐसा था, तो उसमें ऐसे ऐसे फेक वीडियोस, वो गोल्ड डिगर वाले वीडियोस, राइट, दे आर ऑल फेक वीडियोस, वो ऐसे बनाए गए होते हैं और दिमाग में ये मीन्स लोगों को ऐसा चलता है कि वहाँ के कुछ देश की लड़कियाँ जो हैं वो ऐसी ही होती हैं, वो एक इमेज जो है वो क्रिएट होती है लोगों के दिमाग के अंदर कि पैसों से ही सारी चीज़ें चल रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये हैं। और फिर यहाँ के लोगों को ऐसा लगेगा कि इफ़ यू हैव लग्जरी कार और एक्सपेंसिव कार्स होगी आपके पास, तो फिर लड़कियों को बस वही चाहिए कि आपके पास पैसा हो, तो तो ये एक इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट होती है, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल, वो सरासर गलत चीज़ है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है और उनको व्यूज़ मिल जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं। फिर कैसे फेमस हुआ है वो कोई इतना डीप एनालिसिस नहीं करता, लेकिन दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो है वो अभी एक पेरेंटल कंसेंट की बात कर रहा है कि सारे डेटा प्रोसेसिंग जो है वो 18 से कम के बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंटल कंसेंट की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि इसमें भी दो चीज़ें जो है वो मिस हो रही हैं। इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू प्रोएक्टिवली बिल्ड safer and better services for minors, the bill relies on parents to grant consent on behalf of the child in all case। यहाँ पर क्या है कि इस बिल में ये बताया गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करें या फिर वो कंसेंट दें, लेकिन आज के समय में हमें पता है बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों की तरह उतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। बच्चे जो हैं वो डिजिटल से ही भी हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें पता है कि कैसे कौन सी चीज़ काम कर रही है, पेरेंट्स को उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो फिर पेरेंट्स कैसे चीज़ों को रोक पाएंगे। और
हकीकत ये होनी चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको ये सेफर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बनाने की ज़रूरत है. दूसरी, it does not take into account the best interests of the child, a standard originating in the Convention on the Rights of the Child 1989, to which India is a signatory. India has upheld this standard in laws such as Commissions for Protection of Child Rights Act 2005, Right to Education, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ये जो तीन चीज़ें हैं तो इसमें भारत इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, लेकिन जब डेटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो इसमें से बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं. तो टीनेजर्स जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और उनके इस्तेमाल के फॉर एग्जांपल म्यूज़िक लेसन के लिए कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है. इंटरनेट इज़ ए विंडो टू द वर्ल्ड. लेकिन फिर अगर हम सारी चीज़ों में कंसेंट आ जाएगा, पेरेंट्स अगर कंसेंट देंगे तो फिर वी नो के उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा और बहुत सारा मटेरियल ऐसा बच्चों के पास आ जाएगा जो उनके लिए सही नहीं है. तो अभी इस बिल को और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है. फिर अगर सरकार इसमें आईडी प्रूफ, फेशियल रिकॉग्निशन, रेफरेंस बेस्ड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें अगर इसमें ऐड करती है तो लोगों की ये पर्सनल चीज़ें, पर्सनल डेटा जो है लोगों का और ज़्यादा कंपनीज़ के पास आ सकता है. तो ये भी एक इश्यू है. तो अभी इस बिल को और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है. वी मस्ट डिज़ाइन ए पॉलिसी इन इंडिया दैट बैलेंसेस द सेफ्टी एंड द एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन. तो कैसी पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिसमें सेफ्टी भी आ जाए और इसके साथ साथ बच्चों का जो हित है, उनको जो एक्सेस चाहिए इंटरनेट का, वो भी उनको मिले. दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.